सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 साइंस मॉक टेस्ट के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 साइंस मॉक टेस्ट का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? 1/9R, 1/3R, 9R, 3R। मेरे मित्र, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए लिटरली किसी भी पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना होगा। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है और उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। मेरे मित्र, जब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया समान है तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि किसी भी तार की जो प्रतिरोध होती है वो लंबाई के समानुपाती होती है और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, सिर्फ लंबाई को क्या किया गया है? 9 गुना किया गया है। तो आप कहेंगे नया प्रतिरोध भी गुरुजी क्या हो जाएगा? 9R हो जाएगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप बिना समय लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप सभी ये कहेंगे कि गुरुजी जब तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बटा A हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तार की लंबाई L डैश जो है वो 9 गुनी हो जा रही है, तो आप सभी कहेंगे जो नया प्रतिरोध R डैश होगा वो क्या होगा? तो रो L बटा A। अब रो तो रहेगा ही, L डैश बटा A लिखेंगे इसको। L डैश की जगह क्या लिखाएगा? आप कहेंगे 9L बटा A। क्या मेरे भाई? R डैश इक्वल टू 9 रो L बटा A इक्वल टू 9R लिख सकते हैं। आप कहेंगे शौक से। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल है। 4 ओम के 2 प्रतिरोध है और दोनों ही समांतर क्रम में संयोजित हैं और ये 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में है। ध्यान देंगे, अगर हम इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ये क्या है चला? आप सभी कहेंगे गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4-4 ओम के 2 प्रतिरोध, 4-4 ओम के 2 प्रतिरोध है जो कि क्या है? 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। पूछा जा रहा है कि इस परिपथ से कुल धारा का मान क्या होगा? क्या कहेंगे कि पहले तो हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। आरपी क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 सर 16 बटा 8 हो गया। 8 दूना 16। आरपी इक्वल टू कितना आ गया सर जी? 2 ओम। और मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि I इक्वल टू V बटा R होता है। I आपके पास कितना है? 5 वोल्ट। प्रतिरोध कितना है? आप कहेंगे 2। क्या हो जाएगा? आप कहिएगा 2.5 एम्पियर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश है। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब लेंस में आवर्धन की बात करते हैं तो हम M इक्वल टू V बटा U लिखते हैं। क्या लिखते हैं? V बटा U। बात किसकी की जा रही है? अवतल लेंस की जा रही है। किसकी की जा रही है? अवतल लेंस की जा रही है।
अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस में कहा जा रहा है कि अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु दूरी आप कहेंगे सर जी ऋणात्मक होगा -30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब आप कहेंगे सर अवतल लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब दूरी हम -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आवर्धन क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि m इक्वल टू हमारा v बटा u से m हो जाएगा। v कितना है -10 सेंटीमीटर, u कितना है -30, ये और ये कैंसिल। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी m का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सबों के सामने है कि सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन ए बी सी डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन बिलियनों के लिए H प्लस आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में पीएच क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि H प्लस आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, बढ़ रहा हो। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये H प्लस आयन सांद्रता किसको बताती है, पदार्थों के एसिडिक नेचर को बताती है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति को बताती है। और हम सबों को मालूम है कि कोई भी पदार्थ हमारा उतना ज्यादा अम्लीय होगा जितनी ज्यादा उसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल पे जब आप आते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 0 से स्टार्ट होता है और बीच में 7 रहता है और यहां 14 रहता है। तो पीएच वैल्यू 7 से जितना कम होता है वो पदार्थ उतना अम्लीय होता है, और जो पदार्थ जितना ज्यादा अम्लीय होगा उसमें H प्लस आयन की सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। तो सवाल आपसे ये करा जा रहा है कि यहां पे जो बिलियन है ए, इसका पीएच वैल्यू कितना है, ए का पीएच वैल्यू कितना है, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 दिया हुआ है। बी का पीएच वैल्यू कितना है 1, सी का पीएच वैल्यू कितना है 11, डी का पीएच वैल्यू कितना है 7, ई का पीएच वैल्यू कितना है 9। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आप कहेंगे बी। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 1 है। इससे कम एसिडिक कौन होगा, आप कहेंगे ए, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 4 है। और मेरे मित्र सबसे कम H प्लस आयन सांद्रता किसकी होगी, आप कहेंगे सर सी की होगी। तो मेरे मित्र बढ़ते क्रम में जाना है तो हम क्या करेंगे, सर सबसे कम H प्लस आयन सांद्रता से जाएंगे तो पहले सी आएगा। अब इससे आप कहेंगे सर ज्यादा थोड़ा सा किस में होगा, ई में होगा। फिर इससे थोड़ा ज्यादा आप कहेंगे सर डी में होगा। फिर उससे ज्यादा आप कहेंगे ए में होगा। फिर उससे ज्यादा आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो सॉल्यूशन बी में होगी। तो जो हमसे कहा जा रहा है कि H प्लस आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच के मान क्या होंगे, सी ई डी ए बी। देख लीजिए सी डी ई ए बी नहीं होगा, सी ई डी ए बी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि पीएच वैल्यू पीएच स्केल की खोज किसने करा, आप सभी कहेंगे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा। साथ में पीएच स्केल पर रेटिंग कहां से कहां तक होती है, आप सभी कहेंगे 0 से लेकर के 14 तक होती है। और अगर पीएच वैल्यू के लिए फॉर्मूला पूछा जाए तो आप सभी कहेंगे -log इंटू H प्लस आयन। क्या कहेंगे, -log इंटू H प्लस आयन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा जा रहा है कि चयनित पारगम झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है, केवल विलायक अणुओं परंतु विलय अणुओं को नहीं, केवल विलय अणुओं परंतु विलायक अणुओं को नहीं, ना तो विलायक और न ही विलय अणु, विलायक और विलय अणु दोनों। आपसे सवाल करा जा रहा है कि चयनित पारगम्य झिल्लियां सेलेक्टिव प्रिमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो सेलेक्टिव प्रिमिएबल मेम्ब्रेन होगा ये क्या होगा, कोशिका के अंदर होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं मेरे मित्र किसी कोशिका के संरचना की तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कोई भी कोशिका हो उसका 3 बेसिक संरचना होता है। एक तो सबसे बाहरी उसका आवरण जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर इसके बीच में क्या होता है, आप सभी कहते हैं केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और मेरे मित्र इसमें तरल पदार्थ भी होते हैं जिसको हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। ये किसी भी सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप सबों को अच्छे से मालूम होगा। अब ये जो कोशिका झिल्ली है, किसी भी सेल की जो कोशिका झिल्ली होती है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और मेरे मित्र ये जो है आप कह सकते हो कि एक तरह से कोशिका का सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करता है।
ये चयनित मतलब क्या कि कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देता है और सर जो मतलब अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसको कोशिका से बाहर निकलने देता है। मतलब ये कोशिका झिल्ली जो है ये सर डबल मेम्ब्रेन दोहरी होती है और इसको हम लोग अर्धपारगम कहते हैं, इसीलिए इसको सर चयनात्मक पारगम झिल्ली भी बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं, चयनित पारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली। काम क्या है इसका, तो सर ये उपयोगी पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देगा, अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलने देगा। तो सवाल यहां पे ये है कि सर ये क्या मतलब हुआ कि किसको प्रवेश की अनुमति देगी। तो मेरे मित्र जब भी आप कोशिका से संबंधित अध्ययन करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये पदार्थों के कोशिका के अंदर जाने और बाहर निकलने में आवागमन में क्या करती है, मदद करती है। तो सवाल यहां पे ये है कि किस प्रकार के पदार्थ। तो कोशिका के अंदर गैस भी जा सकते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा, और कोशिका के अंदर द्रव भी जा सकते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण प्रक्रिया के द्वारा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कोशिका के अंदर जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, परासरण की प्रक्रिया होगी, उसके लिए हमें 3 प्रकार के विलयन समझने होते हैं। 3 प्रकार के विलयन समझने होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, पहला होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला कौन सा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा होता है आपका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। और आइसोटोनिक को हम लोग समपरासरी विलयन कहते हैं, समपरासरी विलयन। और हाइपरटोनिक को अति परासरी विलयन कहते हैं, अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। अब मेरे मित्र जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे ये बहुत ही तन्य होते हैं, वेरी डाइल्यूट होते हैं। अब जैसे ही हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा तनु होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी। तो जब हम किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो कोशिका के बाहर जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर के रूप में जो सॉल्वेंट मौजूद है वो ज्यादा है। तो इससे क्या होगा सर, कोशिका के अंदर पानी घुसना शुरू कर देगा। अब कोशिका के अंदर पानी घुसना शुरू करेगा कब, जब कोशिका को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। अब ये जो हाइपोटोनिक अल्परासरी विलयन है इसमें विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इससे ये चीज स्पष्ट होता है कि गुरुजी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब भी बनेगा या कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो विलायक और विलय होंगे। लेकिन इसमें आपने बोला कि कोशिका के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है, मतलब विलायक के अणु जा रहे हैं, विलय के नहीं जाते हैं। बिल्कुल मेरे मित्र, और हमारे समझाने का मतलब भी यही था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब किसी कोशिका को रखेंगे तो मेरे मित्र क्या होगा, आप सभी याद रखेंगे, कोशिका में पानी भर जाएगा। क्या होगा, कोशिका में पानी भर जाएगा, कोशिका में पानी भर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट विलायक जो है वो क्या है, पानी है। इसीलिए वो क्या करेगा सर, बाहर से अंदर की ओर गति करेगा। समपरासरी विलयन का जो मेरे मित्र आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो समान होता है, और इस केस में इस सॉल्यूशन में रखने पर कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना पानी कोशिका के अंदर जाता है उतना ही पानी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पे ये मिटाना होगा, चला ये तो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, कोई कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सर ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड कह रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि विलायक की मात्रा कम होगी। अब इस केस में अगर किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, यानी कि कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। कोशिका क्या होगा, आप सभी याद रखना, सिकुड़ जाएगी। कोशिका का अंदर का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो साफ है इस तीनों प्रक्रम से कि ये चयनात्मक पारगम झिल्ली जो है, ये चयनात्मक पारगम झिल्ली जो है ये केवल और केवल विलायक के अणुओं को क्या करते हैं, कोशिका के अंदर जाने देते हैं, और मेरे मित्र जो विलायक के अणु कोशिका के अंदर होते हैं उसको बाहर निकलने देते हैं। तो कह रहा है कि चयनित पारगम झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी केवल विलायक अणु, परंतु विलय अणुओं को नहीं।
अब ध्यान दीजिएगा कि मेरे मित्र ये चयनात्मक पारगम झिल्ली का यहाँ पे क्या रोल है। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली के थ्रू क्या होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। और मेरे मित्र विसरण में आप सभी कहते हो कि जब उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गैस फ्लो करती है तब हम लोग कहते हैं विसरण की प्रक्रिया हुई। ऑस्मोसिस भी सेम विसरण की प्रक्रिया के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंसेस होता है। क्या कि जब किसी तरल पदार्थ का आवागमन किसी झिल्ली के माध्यम से होता है, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, तो जब किसी तरल पदार्थ का आवागमन किसी झिल्ली के माध्यम से होता है या झिल्ली की सहायता से होता है, तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि गुरुजी उस प्रक्रिया को हम लोग परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये जो लाइपेज है ये वसा के पाचन में मदद करता है। किसमें? वसा के पाचन में मदद करता है। जबकि एमाइलेज या टाइलिन की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? सिलेब्री ग्लैंड से रिलीज होगा। कहां से रिलीज होगा? सिलेब्री ग्लैंड से रिलीज होगा। और साथ में ये किसका पाचन करेगा? तो एमाइलेज और टाइलिन दोनों ही जो है वो स्टार्च के पाचन के लिए क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उत्तरदायी होता है। जबकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का विखंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। आप सभी याद रखेंगे कि जो एस्केलेन काइमा है इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। ये क्या करता है सर? नारियल के छिलके को या नारियल का जो कठोर बाह्य आवरण होता है उसका निर्माण करता है। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि ये आपका पेरेनकाइमा, साथ में आपका कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और फिर मेरे मित्र एस्केलेनकाइमा, ये तीनों ही क्या हैं? आप सभी याद रखेंगे ये तीनों प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू है। प्लांट सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि पेरेनकाइमा में कोशिका के बीच में जो जगह होती है जिसको अंतरकोशिकीय स्थान बोलते हैं वो क्या होती है सर? सबसे ज्यादा होती है। पेरेनकाइमा में कोशिका के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान सबसे ज्यादा होती है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और मेरे मित्र कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और साथ ही सर इसको आप किनारे पे अगर देखेंगे तो इसमें आस्थूलन यानी कि किनारे पे ये मोटा दिखाई पड़ेगा। और मेरे मित्र इसका जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है वो पेरेनकाइमा की अपेक्षा कम होता है। जबकि एस्केलेनकाइमा में सर जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, निग्लेबल आप मान सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बना होता है? लिग्निन नामक पदार्थ से बना होता है, जो कि क्या होता है सर? एक दृढ़ पदार्थ होता है, या आप कह सकते हो दृढ़ प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। अच्छा यहाँ पे कोलेनकाइमा आप सभी समझ गए होंगे कि गुरुजी किसकी बात की जा रही है? स्थूल कोण उत्तक की बात की जा रही है। पेरेनकाइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मृदु उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु उत्तक कहते हैं। कोलेनकाइमा को हम लोग स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। कौन सा उत्तक कहते हैं? स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। अच्छा गार्ड सेल कहां मिलेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी स्टोमाटा में फाउंड होगा, यानी कि रंध्र में फाउंड होगा। गार्ड सेल का स्टोमाटा में क्या काम है? तो मेरे मित्र जो हम लोग कहते हैं ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा, तो क्या होता है आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब स्टोमाटा के अंदर पानी इंटर करता है तो उसकी जो गार्ड रक्षी कोशिका होती है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोमाटा होता है वो खुल जाता है और इसी को हम लोग ओपन स्टोमाटा कहते हैं। जब स्टोमाटा से पानी निकल जाता है तो उसकी गार्ड सेल सिकुड़ जाती है और स्टोमाटा का जो होल होता है वो बंद हो जाता है और हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजी ये क्लोज्ड स्टोमाटा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन से हैं? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहले चरण की बात की जा रही है तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज का पहला चरण कहां होता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी कोशिका द्रव में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूट जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP में टूट जाता है। पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP में टूट जाता है।
अब मेरे मित्र ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये ईस्ट में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ईस्ट में ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस में टूटता है? C2H5OH, यानी कि सर एथेनॉल और साथ में आपका CO2 में टूटता है। अब मेरे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया में, कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर ये किस में टूट जाता है? सर CO2 H2O प्लस एनर्जी में टूटता है। और मेरे मित्र यही पायरुविक एसिड जो है वो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस में टूट जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन से हैं? तो पहले चरण के आरंभ में जो आपका उभयनिष्ठ उत्पाद है वो पायरुविक एसिड है, और यही पायरुविक एसिड अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस में अलग अलग उत्पाद का निर्माण करती है। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा कॉमन उत्पाद होगा वो पायरुवेट हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में कभी कभार आपसे ये सवाल कर लिया जाता है कि ये जो पायरुवेट है, जिसको हम लोग पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा C3H4O3 पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है। और आपके पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में जो पायरुविक एसिड होता है ये किस में बदलता है? लैक्टिक अम्ल में, जो कि मसल्स में क्रैम्प का कारण बनता है। तो इस लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे C3H6O3। क्या होता है? C3H6O3। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए सर जरूरी है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या है? मेरे मित्र यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया गया है जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि पोटेशियम की उपस्थिति 9% है, सोडियम की उपस्थिति 8%, कैल्शियम की उपस्थिति 40%, मैग्नीशियम की उपस्थिति 18%, 25% की मौजूदगी किसकी है? लोहा की। क्या पूछा जा रहा है? कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या होगा? कैल्शियम और सोडियम का अनुपात, कैल्शियम कितना है सर जी? 40%। और जो सोडियम है वो कितना है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 8%। बस इसके परसेंटेज का आप रेशियो निकाल दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंचा 40। मेरे मित्र जो वैल्यू होगा वो इसी के रेशियो में होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि उपग्रह किस प्रकार गति करता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के अनुदैर्ध्य बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहोगे कि गुरुजी जो उपग्रह ग्रह के चारों ओर गति करता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के चलते गति करता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी गुरुत्वाकर्षण के कुछ महत्व ध्यान में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। गुरुत्वाकर्षण के महत्व क्या है सर? गुरुत्वाकर्षण के महत्व तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये पृथ्वी से हमें बांधे रखता है, यानी कि पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल कौन सा है? आप सभी कहेंगे गुरुजी गुरुत्वाकर्षण। दूसरा उपयोगिता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति किसके वजह से होती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी गुरुत्वाकर्षण के वजह से होती है। साथ में मेरे मित्र सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। सर ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स उठने का रीजन क्या है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ज्वार भाटा का कारण भी क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि गामा किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है?
के बराबर होती है, से कम होती है, से अधिक होती है, के साथ कोई संबंध नहीं रखता। क्या होगा इसका आंसर? यहां पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि गामा किरण और एक्स किरणों की आवृत्ति क्या होती है। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्स रे की, किसकी बात करते हैं? एक्स रे की। तो इसका खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा? रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने करा। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग एक्स रे की आवृत्ति की बात करते हैं तो इसकी आवृत्ति 10⁻18 से लेकर के 10⁻16 हर्ट्ज के रूप में मापी जाती है। और मेरे मित्र वहीं पे अगर हम गामा रे की बात करते हैं तो गामा रे की खोज किसने करा? बैकुरल ने करा। किसने करा? बैकुरल ने करा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे मैं आवृत्ति लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। गामा रे की अगर हम लोग आवृत्ति की बात करेंगे, गामा रे की आवृत्ति की, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁻20 से 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। तो आपसे सवाल करा जा रहा है कि गामा किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या कहिएगा कि गामा किरणों की जो आवृत्ति है वो एक्स किरणों की आवृत्ति से अधिक है, इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व किस एवरेज डेंसिटी किससे संबंधित है? यहां पे होना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, जी का एक संयुक्त फलन है, जी के अनुक्रमानुपाती होती है, जी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, तो यहां पे आपको स्पेशल हिंट दे करके ये लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी यानी कि औसत घनत्व किसके बराबर होता है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा 3g4πgre के बराबर होता है। 3g4πgr, ठीक है। ये r जो है वो क्या हो गया? रेडियस हो गया। और हम लोग कहते भी हैं कि पृथ्वी का एवरेज जो है वो किस टर्म में? तो सर जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी और जो आपका पृथ्वी की त्रिज्या है उसके टर्म में क्या होता है? 3g4πgr। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 3g4πgr से सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? g के समानुपाती होगा। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका खास ख्याल रखिएगा। बहरहाल बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे पूछा जा रहा है कि SO4 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in SO4 2- इज कैसे निकलेगा? तो आपको पहला चीज तो ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयंस होता है, यानी कि जब भी कोई बहुपरमाणविक आयन होता है जिसमें एक से ज्यादा आयन मौजूद होते हैं, उसमें मौजूद सभी परमाणुओं का जो ऑक्सीकरण का योग होता है, ऑक्सीकरण संख्या का योग होता है, वो सर उसके आवेश के बराबर होता है। यानी कि SO4 2- का जो कुल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इस पे मौजूद आवेश के बराबर होगी। अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि SO4 2- की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी -2। कितना कहेंगे? -2। तो क्या याद रखेंगे कि किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसमें मौजूद सभी परमाणुओं का वो किसके बराबर होता है? आप सभी कहेंगे उस पे जो मौजूद आवेश होता है उसके बराबर होता है। अब चूंकि बात करी जा रही है SO4 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो S की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। प्लस मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ऑक्सीजन के एक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे -2। तो यहां पे 4 है, तो मेरे मित्र हम इसको 4 इंटू एक का होता है -2, तो आप सभी क्या कहेंगे? 4 इंटू -2 कर सकते हैं। अब ये किसके बराबर होगा? आप सभी कहेंगे अभी जस्ट आपने बताया है कि किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसमें मौजूद सभी परमाणुओं का जो योग है वो सर उसके चार्ज के बराबर होगा। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये -2 के बराबर हो जाएगा। और यहां पे x और ये कितना हो गया? 4 दूना 8 -8,
इक्वल टू -2 और x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये इधर आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस, आप कहेंगे सर x इक्वल टू +6 हो गया और x किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, आप कहेंगे s का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि एस कक्षक की आकृति क्या है, पिरामिडीय, गोलाकार, चतुष्फलकीय, डंबलाकार, क्या कहिएगा कि गुरुजी एस कक्षक की आकृति गोलाकार होगी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए पी कक्षक की आकृति, पी कक्षक की आकृति, तो आप सभी याद रखेंगे पी कक्षक की आकृति जो है वो डम्बेल होती है। कैसा होता है, डम्बेल होती है। और मेरे मित्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डी कक्षक की आकृति, डी कक्षक की आकृति, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी डी कक्षक की आकृति डबल डम्बेल होगी। क्या होगी, डबल डम्बेल होगी। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर एस कक्षक पूछा गया है तो पी कक्षक और डी कक्षक भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि संपर्क विधि द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है, स्टील का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, अमोनिया का, क्या कहिएगा कि गुरुजी संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, आप सभी कहेंगे अमोनिया का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चला 9.31 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और हाइड्रोक्लोरिक न्यूक्लियस है यहां पे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक कह रहे हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, तो इसका सर द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। तो आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी इन सभी में से अधिकतम द्रव्यमान हाइड्रोजन न्यूक्लियस का है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्न में से कौन सा है, राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टर, उपयुक्त सभी। अब हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इसको ऐसे याद रखते हैं कि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, और उसके बाद आप सभी इसको मिस करते रहते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना है कि क्लोरोबियम बैक्टीरिया के कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो आपका तीनों ऑप्शन है, राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजेटोबैक्टर, ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में किसके द्वारा पूरे फैलता है, आप कहेंगे गुरुजी रक्त के द्वारा। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। क्यों, क्योंकि आप सभी कहते हो कि हमारे बॉडी के लिए जो श्वसन वर्णक का काम करता है वो कौन है, आप सभी कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में दौड़ते रहता है। मेरे मित्र ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये जो आपका ये जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में दौड़ता है वो किसके सहारे, आप सभी कहते हैं गुरुजी ब्लड के सहारे। अब आपको यह मालूम है कि आपके पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कौन करता है, आप सभी कहते हैं हार्ट। क्यों, क्योंकि हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का क्या है, तो आप सभी कहते हैं सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। क्या है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। तो मेरे मित्र जो हार्ट है वो आपके पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा होता है, किसके लिए, तो सर ब्लड प्रत्येक जगह पे आसानी से पहुंच जाए। अब उस ब्लड के साथ कौन जा रहा है,
आप कहेंगे सर ऑक्सीजन जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि इन सभी प्रक्रियाओं में जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं वो किससे बने होंगे, उत्तक, किसी न किसी उत्तक से ही। और ऐसे भी हम लोग रक्त को क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी तरल संयोजी उत्तक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का अभिगमन होगा, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का अभिगमन होगा उसमें सबसे पहला काम जो फुफ्फुस यानी कि लंग्स है वो क्या करेगा, आप कहेंगे ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा, किसको पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। और फिर ये विभिन्न उत्तक द्वारा क्या होगा, हमारे उपयोगी अंगों तक पहुंचेगा। तो मेरे मित्र पहले कौन आएगा, 2, फिर 1, फिर 3, कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि घने फ्लिंट ग्लास और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.65 और 1.33 है। प्रकाश की किरण घने फ्लिंट ग्लास से पानी में जाती है। घने फ्लिंट के संबंध में पानी का अपवर्तनांक डैश और किरण जल में समान से डैश झुक जाती है। क्या कहिएगा कि गुरुजी फ्लिंट ग्लास का जो अपवर्तनांक है इसको N1 मान लेते हैं, कितना है 1.65, और जो पानी है इसका अपवर्तनांक को हम N2 मान लेते हैं, कितना 1.33। हमसे पूछा जा रहा है कि घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में यानी कि N1 के सापेक्ष जो आपका पानी है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि N21। N2 क्या है, पानी, N2 क्या है चला, पानी, और N1 क्या है, आप कहेंगे फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास यानी कि फ्लिंट कांच। तो N21 तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा N2 बटा N1 1.33 बटा 1.65। सॉल्व करेंगे तो ये 0.80 के समथिंग आएगा। और मेरे मित्र चूंकि पानी का जो अपवर्तनांक है वो आपका फ्लिंट ग्लास से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि पानी फ्लिंट ग्लास की अपेक्षा क्या होगी, विरल माध्यम होगी। और अगर पानी प्रकाश की किरणें फ्लिंट ग्लास से पानी में आती है तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनांक, तो आप कहिएगा 0.800 आता है समथिंग, तो इसको आप 0.81 भी कह सकते हो। 0.81 होगा अपवर्तनांक, और किरण जल में समान से क्या होगी, आप कहेंगे दूर झुकेगी। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 0.81 और से दूर, मतलब अपवर्तनांक 0.81 होगा। ये 8080 समथिंग आता है, मैंने डिवाइड दिया था, तो वहां पे आप इसको 0.81 के समकक्ष मान सकते हो। और क्या होगा, सर अभिलंब से दूर जाएगी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा। H इक्वल टू चला I² RT होता है, तो H इक्वल टू I कितना है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर, R 10 ओम, T कितना है 5 मिनट, तो सेकेंड में 60 कर देंगे। चला ये 25 गुना 10, 6 5 30, 25 या 75 गुना 1000 और 7.5 इंटू 10⁴ जूल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। कोई भी परमाणु हो उसका अगर अणु बनेगा तो आप सभी क्या कहेंगे, उसके बाह्यतम कोष ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाह्यतम कोष ही भाग लेगा। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। प्रथम कक्षा को K कहेंगे और L जो है वो हमारा अंतिम कक्षा होगा। तो क्या कहोगे, चला आप सभी कहोगे कि गुरुजी ये जो बाह्यतम कक्षा है, ये बाह्यतम कक्षा संयोजी कक्षा कहलाता है, वैलेंस शेल कहलाता है। और जब भी अणु बनेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा ही क्या होगा, त्याग, ग्रहण या साझेदारी। तो हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 बनाने में भाग लेता है, हम क्या कहेंगे गुरुजी L कोष N2 बनाने में भाग लेता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास किस आधार पर किया गया था? प्राकृतिक उपस्थिति, प्रचुरता, उनके गुण में भिन्नता, प्रयोगशाला में संश्लेषण। क्या कहेंगे कि गुरुजी आरंभिक प्रयास हो या फिर अंतिम प्रयास हो, प्रत्येक जगह पे तत्वों के गुणों को समझने का ही प्रयास किया गया। तो मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास किस आधार पर किया गया था? आप कहेंगे उनके गुणों में भिन्नता के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? कई बार मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया है, इसके लिए ट्रिक भी बताया है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओटी। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? भाई मेरे HCl रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, क्या कहोगे कि गुरुजी ये बना लेगा जिंक क्लोराइड और साथ में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं? अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप सीधे कहेंगे कि गुरुजी बेकिंग पाउडर की बात करी जा रही है, NaHCO3, लीजिए इसको हम गर्म कर देते हैं और आपने बताया है कि जो उत्पाद होगा वो Na2CO3, CO2 और H2O होगा। जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं, पहली ऑप्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट दिख गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, आगे के ऑप्शन को सर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई मौजूद होती है। क्या मेरे मित्र आपके किडनी में न्यूरॉन होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, न्यूरॉन के जगह नेफ्रॉन होता है। ये गलती नहीं करना है। क्या कहिएगा? ये बात तो पहली गलत हो गया गुरुजी। अब दूसरा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। बिल्कुल, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें 2 किडनी है, साथ में एक यूटेरस एक आपका मूत्रवाहिनी है, ठीक है, और एक मूत्राशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और एक यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी बात सही है। हमारे बॉडी के अंदर जो पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है प्रत्येक दिन, वो लगभग 180 लीटर होता है। अब फिल्ट्रेशन जितना हो रहा है उतना बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो कुछ वेस्टेज मटेरियल हमारे बॉडी में बनते हैं वो यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो आपके बॉडी से यूरिन 180 लीटर पर डे बाहर नहीं निकल रहा है, ये चीज मत सोचिएगा। पूरे जो किडनी का मैकेनिज्म है उस दौरान किडनी क्या करती है, लगभग 180 लीटर जो तरल पदार्थ होते हैं उसका फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। अब है कि वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, गलत आपको पहले ही मिल गया था चिला। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहां स्थित है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने कई बार बताया है, whenever we discuss about the interconvertibility of the states of the matter, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु के लिए टेम्परेचर में चेंजिंग लाते हैं तो संभव है कि उस वस्तु की जो अवस्था होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता पर समान बल लगाने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? ना बनेगा चिल्ला, 100% बनेगा। कहा जा रहा है कि ये M1 है और इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है सर जी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब M2 है,
इस पे क्या हो रहा है सर जी, 5 न्यूटन का बल फिर से लगाया जा रहा है और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न हो रहा है। तो आपको यह कहा जा रहा है कि यदि दोनों तख्तों को एक साथ बांध दिया जाए तो एकरा और एकरा बांधेंगे तो दोनों का द्रव्यमान ना बंधाएगा चिल्ला। अब बल कितना 5 न्यूटन लगाया जाए तो आप कहेगा दोनों का द्रव्यमान मालूम नहीं है तो निकाल लो। F इक्वल टू एम ए होता है तो M इक्वल टू नहीं कह सकते हो F बटा ए हो जाएगा सर। तो M1 इक्वल टू कितना कहिएगा F बटा ए, तो ये आपका हो जाएगा। चला यहाँ पे तो हम 10 लिख दिए, चलो इसको 5 बटा 10 कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, हाफ kg। अब ये M2 कितना होगा तो सर जी 5 बटा 20, 5 एकम 5, 5 का 20, ये 0.25 kg। टोटल मास M1 प्लस M2 0.5 प्लस 0.25 कितना हो गया चला 0.75 kg। अब इस 0.75 kg पर क्या हो रहा है 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी ए F इक्वल टू हम यहाँ पे एम ए कह रहे हैं तो A इक्वल टू हम लोग F बटा M कहेंगे। A इक्वल टू F बटा M, F हमारा 5 न्यूटन, मास 0.75, ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर आप कहेंगे सर 500 हो जाएगा। और 500 बटा 75 इसको सर सॉल्व कर लेना 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जिसको अप्रॉक्स 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। ध्यान दीजिएगा Na2CO3 10H2O। इसमें 10H2O का प्रतिशत कितना है ये बताना है। क्या कहेंगे कि पहले तो इस टोटल का अनुभार निकालेंगे, फिर इस 10H2O का अनुभार निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर हम Na2CO3 10H2O का अनुभार की बात करें तो आप कहेंगे सोडियम के 2 परमाणु हैं 23 दूना 46 हो जाएगा, और कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 3 तो 16 तिया 48, और सर ये 10H2O है तो प्लस 180 जोड़ दो चला 8 2 10 6 16, फिर आपका ये हो जाएगा 8 4 12 1 13 4 17 1 18, ठीक है, और 1 1 2 1 सॉरी ठीक है क्या 8 2 10 6 16, ठीक, हाथ में बचा 1, 8 4 12 1 13 4 17 1 18, तो ये हो गया आपका 8 बचा 1 यहीं पे है चला, ये 286 टोटल। इसमें वाटर कितना है 180, तो चला क्रिस्टलीकरण जल की जो प्रतिशत होगी वो 180 बटा 286 गुना 100 62.9 के समथिंग आएगा। चला सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 31 कि डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। हृदय, मांसपेशी, उपकला, हड्डी। याद रखिएगा जो पेशी उत्तक होते हैं वो ब्लड वेसल्स के व्यास को बदल देता है। हृदय आपके बॉडी में क्या करता है ब्लड पंप करता है। उपकला उत्तक क्या कहेंगे सर जंतु उत्तक के प्रकार है। हड्डी हमारे शरीर में कंकाली अस्थाई उत्तक के रूप में, सॉरी कंकाली अस्थाई कह रहे हैं, कंकाली संयोजी उत्तक के रूप में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। जो अदिश होगा वो नहीं बदलेगा, जैसे कि द्रव्यमान हो गया। क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलेगा। अच्छा घर्षण के कारण बल, आप कहेंगे बिल्कुल बदलेगा। अब स्थान देखेंगे कि सर कोई कहीं पे हमारा रफ है या फिर कहीं पे खुरदरा है तो वहां तो फ्रिक्शन प्रभावित होगा, लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे ये कहीं नहीं प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी पहले की तुलना में 1/5 कर दी जाए तो दोनों के बीच बल कितना होगा, ना बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बल की बात करेंगे तो F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी को 1/5 कर दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो F डैश इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा R बटा 5 का स्क्वायर होगा। चला F डैश इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा R बटा ये क्या हो गया 25 R स्क्वायर बटा 25,
तो एफ डैश इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटा, इसको अगर हम उल्टा के लिखें तो आप कहेंगे गुना 25 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा एफ डैश इक्वल टू 25 के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे एफ डैश इक्वल टू 25F। दैट्स वाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी याद रखते कि जो आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वो दोनों ही आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब ये r/5 किया गया, 1/5 किया गया, तो आप कहते सर जैसे ही हम इसको उल्टेंगे ये 25 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो आपका बल है वो क्या होगा, आप कहेंगे 25F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया। क्या कहिएगा कि सर क्षारीय धातु की बात करी जा रही है, तो पहला समूह में क्षारीय धातु है, 18वां समूह में हमारा अक्रिय गैस है, 18वां समूह में हमारा क्या है, अक्रिय गैस। दूसरा समूह में हमारा क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु होगा। क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु होगा। तो ये तीन भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि 80 किलो का द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का 98 जूल खर्च किया गया था, द्रव्यमान कितनी ऊंचाई पर प्राप्त किया जाएगा। यानी कि ऊंचाई की बात की जा रही है और इसमें जो ऊर्जा खत्म हुई है वो 98 जूल। तो पीई आपका कितना है, 98 जूल, मास 80 kg। और मेरे मित्र ऊंचाई पूछा जा रहा है, जी का वैल्यू नहीं दिया है तो 9.8 लेते हैं। P इक्वल टू क्या होगा, mgh। टोटल P कितना है, 9800 जूल, 80 इंटू 9.8 इंटू h इक्वल टू 9800 बटा 80 इंटू 9.8, पॉइंट हटा दो, ऊपर आप कहेंगे गुरुजी 10 हो जाएगा। अब मेरे मित्र ये जीरो और ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहिएगा 100 बार में, ये हो गया 100 बटा 8, और अगर आप आएंगे तो 8 5 40 और 8 दूना 16 4 20, 1 8 8 2 10, मतलब ये हो गया आपका 12.5 मीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वी और चंद्रमा पर r की दूरी पर रखे गए दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 है। मेरे मित्र ध्यान देना कि चूंकि F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है, और g का वैल्यू जो है वो हर प्रत्येक जगह पे नियत होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो मास होगा वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। अगर जी को नियत रख रहे हैं तो मास और दूरी पर। तो ये संभव है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर आर की दूरी पर रखे गए दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट, मतलब सेम द्रव्यमान के m1 और m2 के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू हर एक जगह नियत है। अब जी का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये भी सही है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि जी का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, गलत है। जी का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है वो जी बटा आर स्क्वायर होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करेगा, न कि सर ये पिंडों के बीच की दूरी और पिंडों के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। तो आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसको चूज करें। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो बी और सी है, जो बी और सी है ये क्या है, आप कहेंगे असत्य। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सॉरी बी और सी नहीं है, सी और डी आपका गलत है, सी और डी गलत है, और आपके ऑप्शन में सी और डी नहीं दिया गया है। तो मेरे भाई एक ऑप्शन आपको सी डी करना होगा, एक ऑप्शन आपको सी डी करना होगा। ये मैंने लिखा था कि इसका ऑप्शन चेंज करना होगा, सी एवं डी, सी एवं डी। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे और इस हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 37 आपसे पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा आधात वर्धनीय नहीं है? कॉपर, एल्युमिनियम, रजत, सिल्वर धातु हैं, जबकि ग्रेफाइट अधातु के अंतर्गत आता है, तो यह आधात वर्धनीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? पृथ्वी का घूर्णन हवा बहन सही या गलत है? पृथ्वी का घूर्णन हवा बहने के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल नहीं। एक ईंधन को पर्यावरण मित्र माना जाएगा यदि इसका दहन उत्पाद विषैला नहीं हो? बिल्कुल सही है। कोयला O2H2 यौगिक और आधा मुक्त न। तो मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है कि कथन ए और बी सही है? नहीं सर, सभी कथन गलत हैं, ये भी नहीं है। केवल कथन ए सही है और कथन बी और सी गलत है, ये भी नहीं है। चला, केवल कथन बी सही है और ए और सी क्या है? गलत हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 39 आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। जिब्रेलिन आप कहेंगे बीजों के अंकुरित होने के लिए जरूरी है, बीजों के सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए। ऑक्सीन सर वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि साइटोकाइनिन आप कहेंगे कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पॉलीएटॉमिक है? आर्गन मोनोएटॉमिक है क्योंकि ये अक्रिय गैस है। सल्फर आप सभी कहेंगे सर ये S8 के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। और सोडियम और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो भी एक परमाणुविक और द्विपरमाणुविक में सिमट जाएंगे, लेकिन सल्फर में बहुत सारे परमाणु हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक यानी कि बहुपरमाणुविक कहेंगे। तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसको आप सभी ने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है। और अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस प्रकार का सवाल दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।